हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम ऑर्गेनाइज कराए गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीटीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 28 दिसंबर 2021 का। 28 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर है पेपर वन जो जो कैंडिडेट जो एस्पायरेंट कक्षा क्लास फर्स्ट से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए पेपर वन बहुत ही इम्पोर्टेंट है पास करना। तो फ्रेंड्स, 28 दिसंबर 2021 के पेपर वन में हम लोग पहला सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट। यानी कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, गिवन है आपको, तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो विकास गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप अंगों की बेहतर और वर्धित कार्य पद्धति में वृद्धि होती है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है जिसमें परिणाम स्वरूप बच्चे की ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि होती है। मानव वृद्धि और विकास आनुवंशिकता और परिवेश दोनों से प्रभावित होते हैं क्योंकि ये ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years कॉल्ड। यानी कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। देखिए, जो बाल्य अवस्था है मानव जीवन की जन्म से लेकर परिपक्वता की अवधि को दर्शाती है। इसमें कई विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं और पारंपरिक बाल्य अवस्था उनमें से एक है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच में होती है। यह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। इसे खिलौने की आयु, पूर्वटोली आयु और खोजपूर्ण आयु आदि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट दैट द मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द एक्सट्रीमाइट्स। यानी कि विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार कामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा अधोगामी, ठीक, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो विकास से तात्पर्य है अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के संरचना में वृद्धि से एक है। एक बच्चा एक क्रमबद्ध क्रम में विकसित होता है जो सभी बच्चों में लगभग समान होता है। विकास की दर और गति अलग अलग मामलों में भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन सभी बच्चों में विकास स्वरूप का क्रम लगभग समान होता है। इस प्रकार मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। विकास के कुछ महत्वपूर्ण स्वरूप हैं।
दो दिशाओं में होते हैं, एक सिर से पांव की तरफ और पैर, और दूसरा केंद्र से परिधि तक होता है। यानी कि एक होता है शीर्षगामी विकास, एक होता है अधोगामी विकास। जो आपका अधोगामी विकास होता है या निकट से दूर तक केंद्र से शरीर से कुछ दूर हिस्सों तक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रिया, a 4-year-old girl got scolded by her parents when she refused to eat her vegetable during make-believe play. Riya repeats this behavior. Her behavior depicts, यानी कि 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराए अपने गुड़िया पर करती है। इसका व्यवहार क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक सामाजिकरण, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका सामाजिकरण है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार करने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। सामाजिकरण में आपके परिवार, विद्यालय, सहकर्मी और मास मीडिया जैसे 4 प्रमुख एजेंट हैं। जो प्राथमिक सामाजिकरण है यह सहसा अवस्था और बाल अवस्था के दौरान होता है, या उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बच्चों को बचपन के वर्षों में परिवार के माध्यम से सामाजिकृत किया जाता है, या इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख एजेंट परिवार, माता पिता और भाई बहन आदि हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अनीता टुक रश्मि पेन एंड इन रिटेलाइजेशन रश्मि एट Anita's lunch. Pooja was observing all this but did not report this incident to the teacher as it is involved equal exchanges. At which stage of moral development is Pooja according to Lawrence Kohlberg? यानी कि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया था। प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो आपके ऑप्शंस गिवन है। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को बताया था, इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है जिसमें 3 स्तर और 6 चरण हैं। तो आपका पहला स्तर है पूर्व परंपरागत नैतिकता चरण है, दंड और आज्ञापन उन्मुखीकरण चरण, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, व्यक्तिवाद और विनिमय। सेकंड है आपका परंपरागत नैतिकता चरण, थर्ड अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, और चरण 4 है आपका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण। ठीक, और स्तर थर्ड है आपका उत्तर परंपरागत नैतिकता चरण 5 सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक, और जो चरण 5 है आपका सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार है, और चरण 6 है जो सार्वभौमिक सिद्धांत है आपका। जो व्यक्ति कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर बच्चों की नैतिकता का निर्णय करते हैं जो समाज के नियमों और विनियमों से दूर रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अकॉर्डिंग टू जैन प्याजे अ चाइल्ड एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन एन अंडरस्टैंड ऑफ विच बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास है आपका,
तो संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, जैसे जानना, सोचना, याद रखना, पहचानना, श्रेणीबद्ध करना, कल्पना करना, तर्क करना और निर्णय लेना आदि शामिल है। पियाजे के अनुसार विश्व के बारे में बच्चों की समझ का विस्तार होता है, क्योंकि वे नए विचारों और चुनौतियों को अनुभव करते हैं। बच्चे अपने परिवेश के साथ अंत क्रिया के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चों के परिपक्व होने पर संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला है आपका संवेदी गामक क्रियात्मक, जो जन्म से 2 वर्ष के बीच होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से 7 वर्ष के बीच में होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच की होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से लेकर और उससे अधिक चलती रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राघव pretends to ride a broomstick to representing riding a horse. This ability is called. राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आत्म केंद्रीयवाद। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास है आपका जैसे कि आत्म केंद्रीय है, जो समीपस्थ विकास है, सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट proposed by the Lev-Vygotsky. The term proximal indicates that the assistance provided dash learner current competence। यानी कि लेव वेगोट्स्की के निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकट इसको दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थियों की वर्तमान दक्षता की तुलना में है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, कुछ ऊपर है। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल यानी कि जो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है, किसने दिया? वेगोट्स्की ने अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था, जो एक शिक्षार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है और वह किसी की मदद से क्या क्या कर सकता है, उसके बीच के अंतर को दर्शाता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा में समीपस्थ शब्द इंगित करता है कि प्रदान की जाने वाली सहायता शिक्षार्थियों की वर्तमान क्षमता से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अकरम instruct himself while assembling a set of blocks. In light of Lev-Vygotsky theory, Akram is engaging in dash speech। यानी कि अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है कि लेव वेगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तिगत वाचन। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत वाचन। देखिए, जो आपका व्यक्तिगत वाचन है, बच्चे स्वयं से बोलकर अपने कार्यों को मार्गदर्शन करने के लिए निजी भाषण का उपयोग करते हैं। यह छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषण को संदर्भित करता है, जो त्यों स्वयं या दूसरों को संबोधित किया गया प्रतीत होता है, जिसकी कभी कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती है। आत्म और आत्मबोध के संवर्धन में इसकी प्रमुख भूमिका है। यह आत्म और व्यक्तिवाद के विकास में मुख्य पहलू है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। यानी कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर है, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एक बहुबौद्धिकी के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि संज्ञान का एक रूप है जो सभी मानवीय सोच को छोटा
बनाता है। और जो गार्डनर ने प्रारंभ में 8 प्रकार की बौद्धिकता का प्रस्ताव रखा था, जिस जो बाद में बढ़कर 9 हो गई थी। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न बौद्धिकता के विशेष संयोजन के रूप में देखते थे। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और दूसरा कम बुद्धिमान है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और एजर्सन रीजन के फॉर्म में है, यानी कि हमारा एजर्सन दिया गया है, ये रीजन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। देखिए, अगर एजर्सन और रीजन बिल्कुल दोनों ही सही है और सही व्याख्या कर रहा है रीजन एजर्सन का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन दोनों ही सही है बट क्या रीजन गलत है, सॉरी सॉरी जो रीजन जो एजर्सन और रीजन दोनों ही सही है बट क्या रीजन क्या कर रहा है, एजर्सन की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपका एजर्सन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और अगर ए एजर्सन और रीजन यानी कि ए एंड आर दोनों ही गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा, एजर्सन रीजन आर फॉल्स। तो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली predisposed to do so and the environment does not play any role in it। आपका ये बिल्कुल सही है, सही नहीं है, ठीक। ये आपका बिल्कुल गलत है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। देखिए, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होने तथा पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, बिल्कुल गलत है। देखिए, जो सीखने के लिए आपको क्या इसका गुणांक होना चाहिए, आनुवांशिकता का और पर्यावरण का, यानी कि हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का इन्वॉल्व होना चाहिए। तभी क्या होगा, आपका भाषा का विकास होगा, यानी कि भाषा को हम सीखेंगे आनुवांशिक रूप से और पर्यावरण रूप से। देखिए, जो भाषी विकास है केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है, बिल्कुल गलत। तो देखिए, हमारा एजर्सन भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक। सो फ्रेंड्स, देखिए, जो भाषा विकास है, भाषा विकास में तात्पर्य शब्दों, उनके उच्चारण और दूसरों की समझ के लिए उनके समायोजन के तरीकों से है। भाषा विकास वाक्य संरचना, व्याकरणिक निर्माण और वाक्य रचना की लंबाई और स्वरूप से संबंधित है। आनुवांशिकता और पर्यावरण सभी क्षेत्रों में कौशल के विकास को प्रभावित करने के लिए क्रिया करते हैं, चाहे वह भाषाई हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, शारीरिक हो, सामाजिक कौशल का विकास हो, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व विद लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। यानी कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक जोखिम वाला है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका सही हो गया। अध्यापक अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो वंचित पृष्ठभूमि है, वंचित पृष्ठभूमि वे हैं जिनके पास संपन्न छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं है। छात्रों के उन समूह के साथ जाति, रंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वर्तमान महामारी की स्थिति ने इंटरनेट या कंप्यूटर तक पहुंच की कमी के कारण ऐसे समूह को शिक्षा प्रदान करने की चुनौती को बढ़ा दिया है। खासकर भारत जैसे देशों में जहां आबादी का एक बड़ा भाग अभी भी है ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है। यानी कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों की क्षमताओं के बारे में अध्यापकों की नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं होना वंचित समूह के बच्चों को अधिगम और विकास में शामिल एक संभावित जोखिम कारक है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। आई स्कूल इनकरेज गर्ल्स टू प्रैक्टिस only in music and dance competition and boys to only take part in sports। दिस पर्सपेक्टिव ऑफ द स्कूल। यानी कि एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है। तो
आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, या जेंडर संबंधी पूर्व ग्रहों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, या जेंडर संबंधी पूर्व ग्रहों को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी जो जेंडर पूर्व ग्रह है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जेंडर क्या है। एक समाज में पुरुषों और महिलाओं का समावेश होता है। जेंडर विभाजन, लैंगिक विभाजन, जेंडर पक्षपात, लैंगिक पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता हमारे समाज में प्रचलित सामान्य प्रथाएं हैं। जो जेंडर पूर्वग्रह है, या पुरुषों और महिलाओं के व्यक्तिगत गुणों के लक्षणों के बारे में एक अनुचित विचार है। या जेंडर के आधार पर लोगों को पुरुषों और महिलाओं के रूप में विभेदित करने की प्रवृत्ति है। या एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं को संदर्भित करता है जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अ टीचर क्लोजली ऑब्जर्व द चिल्ड्रन थ्रू द ईयर व्हेन दे आर इंगेज्ड इन द लर्निंग एक्टिविटी, कंपाइल सैंपल ऑफ देयर वर्क एंड मेंटेन एन ऑब्जर्वेशन डायरी ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन दिस। यानी कि एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधि में संलग्न बच्चों का बारीक से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चों के लिए अवलोकन डायरी में रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सतत एवं समग्र। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, सतत एवं समग्र। देखिए, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, जिसमें हम आमतौर पर सीसीई के रूप में जानते हैं, विचार प्रक्रिया पर जोर देता है और रट कर याद रखने पर जोर नहीं देता है। क्योंकि सीसीई में छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 7/2009 में सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन के विद्यालय आधारित सिस्टम के रूप में किया गया था। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में नवीनतम विकास है। यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन में बारीकी से अवलोकन करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और फिर से पढ़ना। फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी कि आकलन का उद्देश्य क्या है। ये आपके ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। देखिए, जो विकासात्मक विकार है, यानी कि व्यक्ति, जो आपका आकलन है, आकलन क्या है? एक ऐसा जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी आउटकम्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो जो विद्यार्थी सीखता है, जो छात्र सीखता है, और उसमें प्रोसेस का होते हैं और उसको उसके अप्रोचेस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोवाइड, एक फीडबैक क्या कहते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ताकि अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि दे सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इंडिविजुअल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हाट पेडागोजिकल स्ट्रेटजी शुड स्कूल अडेप्ट टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग स्टूडेंट्स। यानी कि विद्यार्थियों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, which characteristics is a student with attention deficit hyperactive disorder likely to have। यानी कि निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो विकासात्मक विकार है आपका व्यक्तिक्रम है, किसी व्यक्ति की गंभीर पुरानी अक्षमता को संदर्भित करता है जिसमें अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना होती है। विभिन्न प्रकार की विकासात्मक विकार होते हैं और एडीएचडी उनमें से एक है। संक्षिप्त शब्द एडीएचडी अवधान कमी अति सक्रियता विकार को दर्शाता है। यह एक जटिल तंत्रिका विकासात्मक विकार है जो बच्चे के व्यवहार में अति सक्रियता की ओर ले जाता है। अति सक्रिय बच्चों से जुड़े विशिष्ट व्यवहार निम्नलिखित हैं: आसानी से विचलित हो जाना, सभी स्थितियों में कम अवधान नियंत्रण होना, निर्देशों को सुनने या पालन करने में कठिनाई होना, और आवेगी अति उत्साही और एक साथ कई कार्य करने की कोशिश करना। तो फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, फॉर टीचिंग स्टूडेंट हु आर गिफ्टेड अ टीचर शुड, यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं, ठीक, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, रमन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 has low vision and has a difficulty in reading and doing work from the textbook his teacher should, यानी कि रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तक कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि अध्यापक को कौन सी क्रिया करनी चाहिए ताकि बच्चे को, यानी कि रमन को अच्छे तरीके से कोई भी स्फूर्ता ना हो, यानी कोई भी अनुभव हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अध्यापक को बताना है कि रमन के लिए क्या ठीक रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो आंशिक रूप से देखने वाले या कम दृष्टि वाले शिक्षार्थी दृष्टि याद देखने की क्षमता के साथ एक समस्या से पीड़ित होते हैं, लेकिन जब उन्हें सही प्रशिक्षण और उपकरणों के साथ सुविधा प्रदान की जाती है तो वे एक अच्छी साक्षरता क्षमता विकसित करते हैं। जैसे बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकों का और पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि बच्चा जो दृष्टिहीन है या फिर देखने में आंशिक रूप से देखने वाले या कम दृष्टि वाले जो बच्चे हैं या जो शिक्षार्थी हैं, सही तरीके से देख सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एज एन एलिमेंट्री स्कूल विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजी विल यू यूज इन द क्लासरूम टू असिस्ट चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निष्कर्षता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे, कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपका कौन सा ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। 20 का थर्ड, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। देखिए, जो अधिगम निष्कर्षता है, जो अक्षमता है, एक तांत्रिक संबंधी विकार है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समृद्ध करने के लिए प्रभावशाली है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं
और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन के लिए, कि सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए कौन सा प्रभावशाली कार्य होगा। तो आपको ये बताना है। तो 21 का आपका हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, सेकंड आपका सही होगा, क्योंकि उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। और विद्यार्थियों को किसी दूसरे विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझने के लिए कहना, तो यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को अपने निष्पादन के लिए दूसरे बच्चों को सतत रूप में तुलना करने, देखिए किसी भी बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना कभी नहीं की जाती है, और उसको तुलना करने के लिए उकसाना भी कभी नहीं चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट सही है आपका, सेकंड सही है, और ऑप्शन थर्ड सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। तो 21 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका फिर एक एजर्सन रीजन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। आपका एजर्सन दिया गया है, अहमद इनकरेज चिल्ड्रन टू हिज क्लासरूम टू थिंक ऑफ एनालॉजीज टू प्रमोट effective problem solving. Children learn meaningfully when the teacher enables them to make connection what they already know. कथन दिया गया है आपका, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समृद्ध करता है और अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। तो ये दर्शन बिल्कुल सही है। बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देता है कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाए, बिल्कुल सही है। यानी कि प्रीवियस नॉलेज से संबंध होना चाहिए। तो आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है आपका सही व्याख्या कर रहा है किसकी, एजर्सन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। 22 का आपका आंसर हो जाएगा, 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एजर्सन और रीजन दोनों सही है, और रीजन क्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है एजर्सन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करता है। जो राष्ट्रीय नीति 2020 में प्रत्येक छात्र की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देता है। क्या रटने और परीक्षा के सीखने के लिए बजाय वैचारिक समझ पर जोर देता है। शिक्षा अन्वेषण आधारित खोज उन्मुखी है। समस्या समाधान गहन चिंतन वैज्ञानिक स्वभाव सृजनात्मक कल्पना ध्वनि नैतिक आधार और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इस प्रायोगिक शिक्षा को अपनाना चाहिए जिसमें व्यवहारिक शिक्षा, कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र आदि शामिल हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जो तार्किक चिंतन में जो योगदान देते हैं तो वो सही हो जाएंगे, बट आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉट दिया, यानी कि नहीं देता है, यानी कि नहीं लगा है ना, नॉट यानी कि निगेटिव निगेटिव वर्ड लगा है। तो जिसमें आपका जो तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देगा, तो जो ऑप्शन गलत हो जाएगा वो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा।
यानी कि तार्किक चिंतन तर्क को नई अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है। यह तथ्य, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तर्किक चिंतन के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण विचारक किसी समस्या को हल करने के लिए किसी स्थिति के संदर्भ में विकल्पों की कल्पना करते हैं और खोज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मीरा प्रैक्टिस गिटार आफ्टर स्कूल एज सी लव्स द एक्टिविटी एंड फाइंड इट्स वेरी सेटिस्फाइंग, सी इलस्ट्रेट। यानी कि मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है कि और उससे संतुष्टि देता है और यह क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो 25 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आंतरिक प्रेरणा। ठीक, यानी कि इंट्रांसिक मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये जो अभिप्रेरणा है, जीवन में कुछ हासिल करने की प्रबल इच्छा है जो किसी की जरूरतों को पूरा करने। अभिप्रेरणा के दो दो प्रकार, प्राथमिक प्रकार आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के कई तरीके हैं, जिन्हें या तो बाहरी या आंतरिक प्रकार की अभिप्रेरणा में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंतरिक अभिप्रेरणा वह प्रेरणा है जो व्यक्तिगत आनंद या रुचि से अनुप्राणित होती है, या स्वयं कार्य में रुचि से प्रेरित होती है और व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सोशियो इमोशनल लर्निंग इन द क्लासरूम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए, जो आपका अधिगम है, अधिगम कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो केवल कक्षा की सीमाओं के भीतर होती है, बल्कि यह कभी कभी तो कभी भी कहीं भी और किसी से भी हो सकती है। पारंपरिक भारतीय साहित्य में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने पेड़, पहाड़ों, नदियों, कीड़ों आदि से सीखा है कि इसका अर्थ है कि अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जो कहीं भी संभव है। छात्रों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकता पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टूडेंट एरर इज करेक्ट। यानी कि विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। ये आपके ऑप्शंस गिवन है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, त्रुटियों अध्यापक को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो त्रुटियां हैं, त्रुटियां एक गलत रूप है और एक निश्चित संकेत है कि शिक्षार्थी ने अधिगम की प्रक्रिया में रचनात्मक विषय के मूल में निपुणता हासिल नहीं की है। त्रुटियां शिक्षकों को छात्रों की सोच या विचार प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि वे बच्चों की सोच के लिए एक रूपरेखा है। त्रुटियां करना सिर्फ लापरवाही के कारण नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि छात्र इसे सही प्रक्रिया के अलावा अलग तरीके से सोच रहे हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग इमोशनल, कल्चर, कंटेंट, मेच्योरेशन और इंटरेस्ट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। संवेग करता है, सांस्कृतिक संदर्भ करता है, परिपक्वता करता है और रुचि। तो फर्स्ट सही है आपका, सेकंड सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है, और किसमें है ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। देखिए, जो अधिगम है आपका, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन को संदर्भित करती है। बच्चों को हमेशा स्कूल में अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यद्यपि इन प्रयासों के माध्यम से महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है, फिर भी एक बच्चा आवश्यक रूप से अपनी सर्वोत्तम क्षमता तक प्रदर्शन नहीं कर सकता। यह कई कारकों के कारण हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, क्वेश्चन में नॉट आ गया ना, तो कंस्ट्रक्टिविज्म के कैरेक्टर्स के अनुसार जो उसका कैरेक्टर होगा
वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। जो कंस्ट्रक्टिविज्म का कैरेक्टर नहीं होगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रचनावाद की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, सीखना सामाजिक अंत क्रियाओं द्वारा बाधित होता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नहीं, यानी कि रचनावाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए जो अधिगम के उपागम है, एक रचनावाद इस विचार पर केंद्रित है कि मानव ज्ञान और अधिगम का निर्माण अध्यापक द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, न कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों को स्वयं या छोटे समूह में काम करके ज्ञान का निर्माण करना होता है, जिसमें शिक्षक प्रत्येक समूह को सुविधा प्रदान करते हैं। ज्ञान विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय रूप से प्राप्त या अवशोषित नहीं किया जाता, बल्कि सक्रिय रूप से उसके द्वारा निर्मित किया जाता है। इसका अधिक तात्पर्य यह है कि ज्ञान को एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, सीडीपी पेपर 1 का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 30। अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास थर्ड यूज कार्टून एंड स्टोरीज दिस वुड, यानी कि कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे आपको क्या समझ में आता है? तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग क्यों किया जाता है। ये आपके ऑप्शन हैं और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो 30 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी और अर्थपूर्ण अधिगम को सुगम बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। ठीक, देखिए जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कार्टून और कहानियां होनी चाहिए जो अन्वेषण और अपसारिक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। पाठ्य पुस्तक में उपयोग किए गए कार्टून बुनियादी मुद्दों को दर्शाते हैं कि उन्हें बच्चों से संबंधित बनाते हैं। कार्टून रुचि पैदा करके आलोचनात्मक और चिंतनशील सोच विकसित करने की एक प्रभावी तकनीक है। इसमें प्रत्योक्षण करण और गति दोनों शामिल है और ये आकर्षक तरीके से दर्शाते हुए बच्चों को मुद्दों से परिचित कराते हैं और कहानियां छात्रों की पढ़ाई में रुचि जागृत करती हैं। प्राथमिक स्तर पर कहानियां छात्रों को महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों के रुचिपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कहानियों का मुख्य उद्देश्य विषय सीखने का अधिकार रुचिकर है और मनोरंजक बनाना है, क्योंकि कहानियां हमेशा शिक्षार्थियों के लिए एक वास्तविक भावना और वास्तविक आनंद विकसित करने के लिए गहन खुशी का स्रोत होता है। तो फ्रेंड्स, हमने सीडीपी पेपर 1 के 28 दिसंबर 2021 पेपर 1 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन सक्सेसफुली खत्म कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके टीचिंग एग्जाम की। और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।